हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भाजपा ढलान पर है। ठीक है कि भाजपा का वोट शेयर थोड़ा कम ही गिरा है, सीटें केवल 60 गिरी हैं, लेकिन क्या इसके मुद्दों की अहमियत बची हुई है? तो आज मैं इस पर चर्चा करूंगा कि बीजेपी ढलान पर कैसे, और इसमें मैं आधार बनाऊंगा इसके मुद्दों की विश्वसनीयता पर और बीजेपी के प्रति अन्य दलों के विश्वास पर। जनता का विश्वास मुद्दों के आधार पर और अन्य दलों का विश्वास किस आधार पर है, इसको मैं चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीजेपी की उत्पत्ति ही हिंदू मुसलमान से हुई है और हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से दूर करने के लिए जिस राज्य का सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता राज्य है जहां हमेशा मुसलमान मुख्यमंत्री रहा है। पहले उस पद को प्रधानमंत्री कहते थे, तो प्रधानमंत्री रहा है। 1989-90 में वहां आतंकवादियों ने जब कश्मीरी पंडितों पर हमला किया तो उससे और ज़्यादा हिंदू मुस्लिम नफरतकारी मुद्दे के लिए एक एनर्जी मिली और तब धारा 370 के मुद्दे को बीजेपी ने जोर शोर से जनता में उठाना शुरू किया। गोया ये कि 370 है तभी आतंकवादी हैं, ऐसा समझाया कि 370 आतंकवादियों का बचाव कर रहा है। अब 2019 में 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 370, जिसको धारा 370 आमतौर पर जाना जाता है, उसे हटा दिया गया है और यह कहकर हटाया गया कि ऐसा कर देने से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी और यहाँ के लोग वहाँ ज़मीन खरीदने लगेंगे, शादी विवाह करने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या? 5 वर्ष बीतने को हैं, आज भी जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता। केवल पूंजीपति कंपनियों को ज़मीन खरीदने के लिए यह कानून हटाया गया, अन्यथा वह कानून जो आम लोगों को वहाँ ज़मीन खरीदने से रोकता है वो आज भी लागू है। जबकि जम्मू कश्मीर में भी उन्हीं की सरकार और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार जो अपने आईटी सेल से यह नारा लगवाते थे कि अगर 370 हट गया तो यहाँ के लोग वहाँ प्लॉट खरीदेंगे। दरअसल ऐसा प्रतिबंध होना ही चाहिए। आज भी आपको बता दें दोस्तों कि न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि जितने भी पहाड़ी और आदिवासी राज्य हैं उनमें सामान्य राज्यों के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि वहाँ का भूगोल ऐसा है कि ज़्यादा लोग अगर वहाँ बस गए तो इससे वहाँ बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी। इसलिए ऐसा प्रतिबंध न केवल जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और अगर आदिवासी इलाकों की बात करें तो नागालैंड, असम के कुछ आदिवासी इलाके, मेघालय और मिजोरम आदि में भी आप ज़मीनें नहीं खरीद सकते। तो ये मत सोचिएगा कि कोई भेदभाव है। यह भेदभाव वहाँ की कुछ विशेष विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए है। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के माध्यम से भाजपा ने यह झूठ फैलाया कि यह प्रतिबंध असंवैधानिक है, जबकि आज भी वो प्रतिबंध कायम है। तो अब 370 से क्या होना था, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा और अब धारा 370 का मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। चुनाव में उसको जो कैश करवाना था वो भी 2024 के यूपी चुनाव में या अन्य राज्यों के चुनाव में कैश करवाया जा चुका है। धारा 370 का मुद्दा समाप्त हो चुका है। बल्कि विपक्ष को मेरा सुझाव है कि 370 के मुद्दे की तुलना में वो कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन का मुद्दा उठाएं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन का मुद्दा और 370 का मुद्दा एक साथ बीजेपी उठाती थी और आम जनता में यह आम धारणा बन गई थी कि 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जबकि यह झूठ है। दोस्तों, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक केंद्र में बीपी सिंह की जनता दल की सरकार थी जो बीजेपी के बाहरी समर्थन से चल रही थी। फिर से याद करिए, दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990 गवर्नमेंट किसकी? बीपी सिंह की।
जनता दल की, और सहयोगी पार्टी कौन? बीजेपी, 88 सांसदों वाली पार्टी। उस समय कश्मीर में जनवरी से मार्च तक कत्लेआम चलता है 1990 में, और कहीं कोई भी बीजेपी का नेता उस समय नहीं बोलता है। उनको ये था शायद कि यहाँ कत्लेआम होगा ब्राह्मणों का, कश्मीरी पंडितों का, तो पूरे भारत में हिंदू मुसलमान होने लगेगा। इसी नाते वो चुपचाप उसको देख रहे थे। उस समय कोई भी बीजेपी का नेता कश्मीर नहीं गया है उस आग को रोकने के लिए, और उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? केंद्र की सरकार को उनका सहयोग था। अगर वो कहते कि फौज भेज करके कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम को रुकवाइए, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, तो बीपी सिंह सरकार फौज जरूर भेजती। मैं तो कहता हूं कि कहीं उल्टा तो नहीं हुआ कि फौज मत भेजिए, नहीं तो समर्थन वापस ले लेंगे। आखिर 3 महीने तक नरसंहार चला तो सेना कहाँ थी? सेना वहीं थी। जैसे मणिपुर में नरसंहार चल रहा तो सेना कहाँ है? ये एक प्रयोग तो नहीं किया गया था। जनता के सामने इस बात को लाना चाहिए विपक्ष को कि 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ वो हिंदू मुस्लिम नफरत को भड़काने की सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो कश्मीरी पंडितों के मरहम लगाने की राजनीति हमेशा की गई, जबकि जिस समय उनका कत्लेआम हुआ मार्च के आसपास, अप्रैल मई तक में जम्मू कश्मीर में, उस समय 90 जुलाई अगस्त में बीजेपी के उस समय के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और उनके तत्कालीन सारथी नरेंद्र मोदी जी राम रथ यात्रा गुजरात के गांधीनगर से लेकर के बिहार चले गए। आपको तो गुजरात से कश्मीर जाना चाहिए था ना। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम तो कश्मीर में हो रहा था ना, लेकिन ये लोग कश्मीर नहीं गए और ये लोग कश्मीरी पंडितों को भूल गए, बल्कि ये उससे उपजी सिंपैथी को भुलाने के लिए रथ यात्रा लेकर के गुजरात से निकल गए। और कहाँ के लिए? अयोध्या राम मंदिर बनवाना था, लेकिन इनकी रथ यात्रा चल रही थी गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पहुंच गई। फिर वहां से घूमकर यूपी आनी थी। मकसद क्या था? धर्म के नाम की राजनीति के लिए जमीन तैयार करना। तो जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो गया तो उनके पुनर्स्थापन को इन लोगों ने मुद्दा बनाया। आज 10 वर्षों तक केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों में रहने के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों का कोई पुनर्वास नहीं हुआ, कोई पुनर्स्थापन नहीं हुआ। यहां तक कि दिल्ली में भी उनका पुनर्स्थापन नहीं हुआ। तो ये दोनों मुद्दे गायब हो गए। तीसरा इनका एक नकारात्मक मुद्दा है कि नेहरू मुसलमान थे। अब जरा दोस्तों सोचिएगा कि नेहरू मुसलमान थे, ये बीजेपी क्यों कहना चाहती है? आरएसएस से प्रचार क्यों करता है? आरएसएस से प्रचार इसलिए करता है क्योंकि नेहरू ब्राह्मण थे और गोलवलकर भी ब्राह्मण थे। लेकिन आज़ादी के बाद पढ़े लिखे तार्किक ब्राह्मणों ने, जो बहुत बड़ी संख्या में थे, उन लोगों ने पंडित नेहरू को नेता माना और शेष पूरे समाज ने पंडित नेहरू को नेता माना। गोलवलकर जी को उस समय किसी ने नहीं माना, और यही कारण है कि आरएसएस हाशिए पर चला गया था। तो बहुत दिनों तक नेहरू की आलोचना करने के बाद जब कुछ नहीं मिल पाया तो ये हुआ कि पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा कराई जाए, जिसके लिए कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के मुद्दे को, धारा 370 को और राम मंदिर को एक जमीन के तौर पर प्रयोग में लाया गया। और फिर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों के दिलो दिमाग से और लोगों के दिलो दिमाग से नेहरू को हटाने के लिए उन्हें मुसलमान दिखा दिया गया, उन्हें अय्याश दिखाया गया। आज की जनता अब ये समझने लगी है कि नेहरू को मुसलमान उसी तरह से दिखाया गया होगा जैसे अखिलेश यादव को टोटी चोर दिखाया गया है, और ये उसी तरह दिखाया गया होगा जैसे चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम प्रेमी दिखाने के बाद उनसे समर्थन ले लिया जा रहा है। और दिखाने वाला वो है जो पीडीपी से समर्थन ले लेता है। मुस्लिम आरक्षण की घोषणा कर चुके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से समर्थन ले चुका है। लोग समझ गए कि ये तो सब कुछ झूठ है, सारी बातें झूठ पर चलती हैं। कोई भी तोहमत मढ़ो, बस किसी तरह से जनता को भुलवाओ, झूठ फैलाओ, वोट हासिल करो। तो जनता में अब नेहरू मुसलमान थे कि हिंदू थे, ब्राह्मण थे कि कौन थे, मुद्दा खत्म हो गया। हाँ, जनता ये जान गई इस 10 वर्ष के कार्यकाल में कि जो कुछ भी केंद्र सरकार में बैठकर नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है वो नेहरू और गांधी परिवार की सरकार के दौरान बनाया हुआ ही उपक्रम है, जिनको आज नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने मित्रों को दे रहे हैं। तो सबकी समझ में आ गया कि जब देश लूटा पिटा था
उस समय संविधान लागू करना, देश में लोकतंत्र की स्थापना करना, चुनाव कराना, हर गांव गांव में प्राइमरी स्कूल खोलना, जबकि लोग अनपढ़ थे बिल्कुल, जातीय भेदभाव एकदम आदिम काल से चल रहा था, एक दूसरे के साथ लोग खाते पीते नहीं थे, बिना किसी आपसी टकराव को पैदा किए उसको दूर करना, जमींदारी समाप्त करना, असददारों से उनकी ज़मीनें ले लेना, ये सारा काम उस समय किया गया था। तो जनता को धीरे धीरे समझ में आने लगा। अगला इनका मुद्दा है राम मंदिर और हिंदू मुसलमान। दोस्तों, 2014 के चुनाव में जो बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई थी, उसमें मोदी या बीजेपी का कुछ भी नहीं था। वो मीडिया का बनाया एक भ्रमजाल था, जिसमें अन्ना आंदोलन और रामदेव का काला धन का आंदोलन ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाया था। 2014 के चुनाव के ठीक पहले अंबानी और अडानी ने कई चैनल खोले थे और उन चैनलों के जरिए मनमोहन सिंह सरकार को, कांग्रेस को बदनाम किया गया। हम जैसे लोगों को लगने लगा कि सरकार बहुत गलत काम कर रही है, कहीं 2G घोटाला, कहीं कोल घोटाला, कहीं कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने नाम आने लगे। उस समय के सेना के अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, पूछिए मत, आसमान सिर पर उठाए फिरते थे, मानो सेना काम ही नहीं कर पा रही है, कुछ है ही नहीं सेना के पास, और मीडिया उसको हवा देता था। 5 रुपए अगर कहीं सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो मीडिया के सहयोग से स्मृति ईरानी जैसे नेता सिलेंडर सिर पर लेकर नाचते थे। लेकिन जब वो सत्ता में आ गए तो न तो 2G घोटाले में कोई दोषी पाया गया, न कॉमनवेल्थ घोटाले में कोई दोषी पाया गया, न कोल घोटाले में कोई दोषी पाया गया, न रॉबर्ट वाड्रा को कोई जेल हुई, कहीं कोई दोषी पाया ही नहीं गया सारी सत्ता में बैठ जाने के बाद। बल्कि क्या हुआ, मेहुल चौकसी बाहर भाग गया, विजय माल्या भाग गया, दाऊद इब्राहिम को लाने का दावा किया जाता था मोदी जी द्वारा, कभी उसका नाम ही नहीं लिए। अब विश्वसनीयता बढ़ी, यह लगा कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोग करते हैं। महंगाई की जहां तक बात है, महंगाई इतनी बढ़ी कि उस पर कोई बोलेगा तो देश के विकास के लिए तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। तो उसके पहले क्या हो रहा था, क्या वो तब देश का विकास करने के लिए महंगाई जरूरी नहीं थी? लोगों को यह समझ में आने लगा। इसको ढकने के लिए इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करना शुरू किया, बहुत बड़े पैमाने पर। CAA का मुद्दा ले आए, NRC का मुद्दा ले आए, टेलीविजन चैनल रात दिन मुर्गा लड़ाने लगे, और कोई मुद्दा ही न हो, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। जो प्रधानमंत्री कभी 100 शहर बनाने की बात करते थे, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, बुलेट ट्रेन लाने की बात करते थे, हर हाथ को रोजगार देने की बात करते थे, अब वो प्रधानमंत्री जब ये कुछ नहीं दे पाए हैं क्योंकि झूठ बोल कर आए थे, तब वो मुसलमान, मंगलसूत्र, मछली, मटन की बात करने लगे, मस्जिद और मंदिर की बात करने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि ये हिंदू मुस्लिम करके केवल वोट लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ जातिवादी लालची नेताओं का इन्होंने सहारा लिया, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या मायावती जी हो। ऐसे नेताओं का, अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं का इन्होंने सहारा लिया, जाति गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का जाति गठबंधन किया, जिससे एक बात ये भी समझ में आ गई कि ये पार्टी न केवल धर्म की राजनीति करती है, बल्कि बहुत घिनौने स्तर पर, माइक्रो लेवल पर जात की राजनीति भी करती है। जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब ये समझ में आ गया था, और तमाम इस तरह के निर्णय लिए गए। तो ऐसे में बीजेपी के हाथ से ये जो धर्म का मुद्दा था, ये भी छीड़ होने लगा, क्योंकि हर एक मुद्दे की एक ऊर्जा होती है। जब आधे अधूरे राम मंदिर में शंकराचार्यों के घोर विरोध के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हाहाकार दिखाते हुए उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तब लोग विचलित हुए कि ये तो हमारी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है। और तब भी बहुत सारे लोग इस भ्रम में थे कि चलिए 500 साल बाद मंदिर तो बना, लेकिन मंदिर कैसे बना, क्यों बना, किस प्रयोजन से बना, क्या केवल भक्ति भाव से बन रहा है या वोट के सौदागिरी के लिए बन रहा है? दोस्तों, ये अगर दूसरी बात साबित हो जाती है जनता में, तो जनता ऐसे नेताओं को कभी नहीं बख्शेगी। मैं हाई स्कूल में था जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था, तो जब लोग राम मंदिर के आंदोलन में आए थे तो सत्ता भर के लिए नहीं आए थे, लोग भक्ति भाव से आए थे। लेकिन ये क्या, शंकराचार्यों को अपमानित करके दरकिनार किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को दरकिनार कर दिया गया, उमा भारती को किया गया, विनय कटियार को किया गया, और लाया किसको गया? फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों को। और हद तो तब हो गई
जब अयोध्या में जिनके घर दुकान तोड़े गए उन्हें मुआवजा दिया ही नहीं गया, रोता कलपता छोड़ दिया गया। और अंबानी अडानी की मीडिया के जरिए केवल मंदिर का प्रचार करवाया गया, मंदिर को दिखाया गया, कभी भी वहाँ की जनता के दर्द को नहीं दिखाया गया। तब लोगों को समझ में आने लगा कि ये हो क्या रहा है। फिर लोगों ने बारीक नज़र से देखा तो हम सब हमारे श्री राम, हमारे प्रभु राम जो कहा करते थे, उनको पोस्टरों पर यह देखने को मिला कि जिस नेता को वो राम को लाने के लिए सेवक के रूप में चुन रहे हैं, वो तो अपने आप को राम से बड़ा दिखा रहा है। वो भगवान राम को अपनी उंगली पकड़वा कर ला रहा है। और यहीं से हिंदुओं में खिन्नता आई, बहुत बड़े पैमाने पर आई। अयोध्या सहित सभी धार्मिक स्थलों के लोगों में इस धार्मिक अपमान को लेकर के, ये हमारे आस्था के अपमान को लेकर के एक बहुत वितृष्णा का भाव आया कि हम किसको ये सेवक के रूप में चुने थे। वो हमारे सेवक बनना तो दूर, वो तो हमारे आराध्य का मालिक बन रहा है, वो भगवान राम का मालिक बन रहा है। और फिर जब नारा चला कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं, तो फिर लोग सोचने को विवश हुए। अब जब चुनाव समाप्त हो गया, लोगों ने अपने दर्द पर और अहंकार पर चोट करने के लिए वोट दिया और इस तरह से सभी धार्मिक स्थलों से बीजेपी को हरवा दिया। तब बीजेपी का वो राक्षसी स्वरूप सामने आ गया। जी हाँ, राक्षसी स्वरूप। अब वो राम नगरी के लोगों को गालियां देना शुरू कर दिए, यानी ये केवल वोट के लिए तमाशा कर रहे थे। ये कभी भी अपनी गलती पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। और लोगों को यह भी समझ में आ गया कि व्हाट्सएप पर जो कुछ भी आता है, जो व्यक्ति फॉरवर्ड करता है, वो लिखता नहीं है, वो कहीं से लिखा लिखाया आता है। और वो कहां से आता है? बीजेपी आईटी सेल से। इसका मतलब है कि बीजेपी के शीर्ष नेता अयोध्या के लोगों के लिए गाली वाली पोस्ट लिखवा कर भिजवा रहे हैं। अहंकार इतना है कि हमारे भगवान से तुम अपने को बड़ा मानोगे, खुद को भगवान का अवतार घोषित करने की कोशिश करोगे, हमारे घर दुकान तोड़ दोगे और हमें मुआवजा नहीं दोगे। और अगर हम अपना दर्द दिखा दिए लोकतंत्र में संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग करते हुए, तो तुम लोकतंत्र और संविधान को अपमानित करते हुए अयोध्या वासियों को गाली दोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अब मुद्दा विहीन हो गई है। जरा इनके एक दूसरे मुद्दे पर चलते हैं, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी इन्होंने 2013-14 में खूब मुद्दा बनाया था। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी कह दिया करते थे कि कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। दोस्तों, सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में ले लिए गए, चाहे अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता बिश्व शर्मा हो, कितने नाम गिनाए जाएं। आज भी जो 240 सांसद बीजेपी के हैं, उनमें से लगभग 120 सांसद पुराने कांग्रेसी लोग हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कमी आरोप कहते थे मोदी जी। यानी सभी पार्टियों के भ्रष्टाचारियों को अपने में करके इन्होंने जो चुनावी जीत हासिल की है, जितना भी की है, उसकी हकीकत जिस दिन सामने आएगी, भ्रष्टाचार पर तो ये कभी बोलने लायक बचेंगे ही नहीं। दूसरा इनका एक मुद्दा था महंगाई। क्या महंगाई पर मोदी सरकार बोलने लायक है? बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी पर बोलने लायक है? और नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, बहुत हुई नारी परवार अब की बार मोदी सरकार, क्या इस पर ये बोल सकते हैं? ओलंपिक पदक विजेताओं की बातों को जिस तरह से मोदी जी ने कुचला और उनके खिलाफ यौन दुराचार करने वाले को जिस तरह से बचाया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। आज भी प्रज्वल रमन्ना की पार्टी का इनका समर्थन है, गठबंधन है। तो न तो इनके पास अब 370 का मुद्दा बचा, न कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा बचा, न नेहरू जी के मुसलमान होने का मुद्दा बचा, न राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बचा, न बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो ये खुद ले फिरते हैं। और जनता ने इतना कम सीट दिया है कि अब वॉशिंग मशीन का पाउडर और बिजली सप्लाई बंद हो गई है। अब इनके पास एक ही मुद्दा है दोस्तों, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड। मैं तो कहता हूं कि हम सबको चैनलों पर यूसीसी पर खूब चर्चा करनी चाहिए। मैं संजय शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप बुलाइए, मैं आपके चैनल पर चर्चा करूंगा। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की धामी सरकार जो बीजेपी सरकार है, उसने यूसीसी कोड पास कर दिया है।
और अगर उसको पढ़ लिया जाए तो जानते हैं क्या है, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट किया था, जो बाद में नेहरू सरकार ने पारित करवाया है, जो हिंदू कोड बिल कहा जाता है, जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट अंग्रेजों के जमाने में 1937 में पास हुआ है, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में नेहरू सरकार ने पास किया है, इन्हीं सब कानूनों को अगर एक जगह मिला देंगे जो पहले से हैं, तो वो धामी सरकार द्वारा बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है। और मैं पहले से ही कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड के लिए मुसलमान या कोई अन्य अल्पसंख्यक बाधा नहीं है। मुस्लिम समाज में भी जो मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से आते हो या गैर मुस्लिम होकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हो, ये लोग भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं। जबकि अगर खुली चर्चा कर दी जाए कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी के लिए भी डरने लायक है। क्यों? क्योंकि एक बात जान लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे बड़ी चुनौती आती है हिंदुओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि हिंदुओं में इतनी ज़्यादा बहुलता है, विविधता है, डाइवर्सिटी है, उनके कल्चर इतने अलग अलग हैं कि उन सबके लिए एक तरह के वैवाहिक कानून बनाना, एक तरह के उत्तराधिकार के कानून बनाना संभव ही नहीं है। आप बताइए, मेघालय की अवस्था अलग है और राजस्थान की अलग है, उत्तराधिकार का कानून एक कैसे बनाएंगे? मेघालय में लड़कियों को उत्तराधिकार मिलता है और राजस्थान, यूपी, बिहार में लड़कों को ही मिलता है, लड़कियों को तो वंश चलाने वाला भी नहीं माना जाता। हरियाणा में तो बेटी बचाओ का आपको प्रयास करना पड़ता है। यह किसी धर्म की चुनौती नहीं है, यह हमारी आदिम पुरानी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं की चुनौती है जो अलग अलग इलाके में अलग अलग रही है। इसलिए कॉमन सिविल कोड से किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है, और अगर कुछ डरावना ये बदलाव करना चाहते हैं तो कर नहीं पाएंगे। तो करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि संविधान के अनुसार समतामूलक समाज की स्थापना करनी है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य, मुफ्त में न्याय, सुरक्षा को न्याय से जोड़िए, निःशुल्क उपलब्धता होनी चाहिए। तो मैंने आज उन मुद्दों पर चर्चा की जिनके कारण से कभी बीजेपी एकदम शिखर पर पहुंच रही थी, और कुछ मुद्दे और भी हैं जो छूट रहे हैं, जैसे 50 दिन का मौका दे दो, नोटबंदी के जरिए हम सब कुछ सही कर देंगे। सब कुछ बर्बाद हो गया, सही कुछ नहीं हुआ। बाबा रामदेव जैसे लोगों की भी पोल खुल गई कि जो कहते थे कि मोदी सरकार आएगी तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, और मोदी सरकार के आ जाने पर जब 105 रुपये पेट्रोल बिका तो बगले झांकने लगे। एक बार भी उनके मुंह से आलोचना का स्वर नहीं फूटा। तो अब ये सारे नमूने जनता में नाकाम हो चुके हैं, सब लोग इनको समझ चुके हैं। तो दोस्तों, अब स्वच्छ राजनीति का समय आ रहा है। हम सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर न तो नेता की जाति देखें, धर्म देखें, न मतदाता और व्यक्ति की। जिसमें कोई योग्यता है उसको आप लाइए, आगे करिए, और जिसको जरूरत है उसके लिए कोई सुविधा संरक्षण की व्यवस्था की जाए, से सबके लिए सामान्य व्यवस्था की जाए। इस तरह से संविधान के अनुसार देश को चलाया जाए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, लोगों में शांति, सुकून और सौहार्द रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।